अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनीमिया क्या होता है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में स्टडी किया था। इस वाले वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये ड्यू टू इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें डीएनए की सिंथेसिस इम्पेयर्ड है, इसलिए कुछ जो मैच्योरेशन फेज होता है आरबीसी का वो कंप्लीट नहीं हो पाता है ड्यू टू द लैक ऑफ फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। तो इस तरह के एनीमिया को हम क्या कहेंगे? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहेंगे, जिसमें डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन B12 की एंड फोलेट की, या फिर दोनों की। तो इससे हम क्या कह रहे हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कह रहे हैं। और यहाँ पर इम्पेयर्ड है डीएनए की सिंथेसिस। डीएनए की सिंथेसिस ठीक से नहीं हो पा रही है। इसे हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय डिस्टिंक्टिवली एबनॉर्मल हीमोपोएटिक precursors in bone marrow in which nuclear maturation is delayed relative to that of cytoplasm। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बोन मैरो में हीमोपोएटिक प्रिकर्सर्स हैं, हीमोपोएटिक प्रिकर्सर का मतलब क्या है कि ऐसे केमिकल्स, ऐसे कंपाउंड्स जो कि आरबीसी के सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट है, जो कि बोन मैरो में आरबीसी की जो सिंथेसिस हो रही है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और उनको जो आरबीसी की सिंथेसिस हो रही है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वहाँ पर ये एबनॉर्मली प्रेजेंट हैं। इनमें मेन क्या क्या है? यही विटामिन B12 और फोलेट है, या फिर दोनों। इसकी वजह से जो डिसऑर्डर सेल प्रोलिफरेशन होता है, जो सेल प्रोलिफरेशन का फेज है वो डिसऑर्डर हो रहा है। इस वजह से मैच्योर आरबीसी नहीं बन पा रहा है और उसका डिस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी हो रहा है। तो इस तरह के एनीमिया को हम क्या कह रहे हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कह रहे हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 और फोलेट। तो हम पहले विटामिन B12 को देखते हैं। तो विटामिन B12 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर पायरिमिडीन सिंथेसिस। पायरिमिडीन की सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका केवल सोर्स जो है, डाइटरी सोर्स जो है वो फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। हम लोग कहाँ से इसको ले सकते हैं? ऐसे फूड जो एनिमल से ही ओरिजिन हो रहे हैं, उन्हीं फूड में विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, जैसे कि फिश, एग, चीज़, मिल्क। तो इस तरीके से जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट्स में ही विटामिन B12 होता है। तो यहीं से ये हमारे बॉडी में आते हैं। अगर इनको हम इनटेक कर रहे हैं तो ये हमारी बॉडी में विटामिन B12 एंटर करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है लार्ज इंटेस्टाइन में बाय बैक्टीरिया। जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो कोलन पोर्शन होता है वहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम माइक्रोफ्लोरा भी कहते हैं। तो ये माइक्रोफ्लोरा वहाँ पर इसको सिंथेसाइज करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के थ्रू, लेकिन ये एब्सॉर्ब नहीं होते हैं। अभी हमने यहाँ पर लिखा ना कि ओनली डाइटरी सोर्स इसका क्या है? एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट है। हमारी बॉडी में भी ये सिंथेसाइज हो रहे हैं, लेकिन ये इतना वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, क्योंकि कोलन पार्ट से बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसलिए ह्यूमन जो होता है एंटायरली डिपेंड्स ऑन डाइटरी सोर्स। इसीलिए हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो केवल डाइटरी सोर्स पर ही डिपेंड करते हैं। हमारी बॉडी में भी ये सिंथेसाइज हो रहा है कोलन एरिया में बैक्टीरिया के द्वारा, लेकिन ये एब्सॉर्ब नहीं होता है। इसका स्टोरेज जो होता है वो लीवर में होता है, और ये लगभग 3 साल तक चल सकता है। इसका जो स्टोरेज है वो लगभग 3 साल तक चल सकता है। इसका डेली रिक्वायरमेंट जो है 1 to 2 mg पर डे है। इसका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? तो इसका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो लोअर इलियम पार्ट में होता है। इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डिवोडिनम, जेजुनम और इलियम। तो जब सबसे लास्ट पार्ट होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से आकर जुड़ता है, उस इलियम वाले पार्ट में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इस स्टमक फेज से हो रहा है। इस गैस्ट्रिक रीजन में एक इंट्रिंसिक फैक्टर जनरेट होता है। ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर जनरेट होता है। जब हम डाइटरी सोर्स से जो विटामिन B12 आया है, वो विटामिन B12 को इस इंट्रिंसिक फैक्टर अपने में बाइंड कर लेता है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस विटामिन B12 का। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर इसको लोअर इलियम तक लेकर जाता है। जैसे ये लोअर इलियम में पहुंचता है, वहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन होता है और ये ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के पर जब ये ब्लड में जाता है तब ये इंट्रिंसिक फैक्टर इससे अलग हो जाता है, और केवल विटामिन B12 इस ब्लड में पहुँचता है। ब्लड में पहुंचने के बाद यहाँ पर कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। इन कैरियर प्रोटीन से बाइंड हो जाता है, और उसके बाद जो डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गन है वहाँ पर ये विटामिन B12 एंटर करते हैं। तो इस तरीके से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी।
क्यों हो रही है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बॉडी में, जिसकी वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जा रहा है। तो इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, अगर हम डाइट में ही नहीं ठीक से ले रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, इनएडिक्वेट जो डाइटरी इंटेक है, इसकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। मेल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम कंडीशन, जैसे गैस्ट्रिक कॉजेस। अगर किसी तरह का गैस्ट्रिक रीजन में कॉज डिस्टर्बेंस है तो इंट्रिंसिक फैक्टर वहाँ पर जनरेट नहीं होगा, जैसे कि पर्नीसियस एनीमिया है या गैस्ट्रेक्टोमी है। तो इस कंडीशन में वहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो गई है, इस वजह से विटामिन B12 उससे बाइंड नहीं हुआ, कॉम्प्लेक्स नहीं बना और उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। सेम इसी तरह से इंटेस्टाइनल कॉज जो है, जैसे अगर इस इंटेस्टाइन का टॉपिकल स्प्रू है या फिर क्रोन्स डिजीज है इंटेस्टाइन में, तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन अफेक्ट कर रहा है। रिमूवल ऑफ विटामिन B12, अगर बहुत ज़्यादा रिमूव हो रहा है विटामिन B12 इंटेस्टाइन से, इसकी वजह क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा रिमूवल का, विटामिन B12 के रिमूवल का। फिफ्थ स्टेप वर्म इन्फेक्शन, अगर बॉडी में किसी वर्म का इन्फेक्शन हो गया है, खासकर फिफ्थ स्टेप वर्म का अगर इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से विटामिन B12 बहुत ज़्यादा बॉडी से रिमूव होने लगता है, इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो ये कारण है विटामिन B12 के डेफिशिएंसी की। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। हमने पहला यहाँ पे देखा था इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक है, तो हमको पहला ट्रीटमेंट हमारा क्या होना चाहिए कि हम इंटेक बढ़ा लें, तो इंटेक इंक्रीज कर लें, नॉन वेजिटेरियन डाइटरी प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्रीज कर ले अपने डाइट में लेना। सेकेंड क्या है कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कमी है विटामिन B12 की, तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम 1000 माइक्रोग्राम विटामिन B12 इंट्रामस्कुलर रूट से वंस अ वीक देंगे फॉर 8 वीक्स। तो इसका क्या, विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी हो रही है वो रिकवर होती है। सेकेंड है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है इम्पॉर्टेंट है फॉर DNA सिंथेसिस। ये भी स्टोर होता है लीवर में, इसका जो स्टोरेज टाइम है वो 4 to 6 मंथ का होता है। ये एब्सॉर्ब होता है जेजिनम से। इसमें रिक्वायरमेंट कितने हैं, मेल्स जो एज जिनका है 14 एंड ओल्डर, 14 साल से ज़्यादा उम्र के जो मेल्स हैं उनमें लगभग 400 माइक्रोग्राम पर डे इनका रिक्वायरमेंट होता है। फीमेल में जिनका एज 14 to 50 है उनमें 14 माइक्रोग्राम पर डे की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ 400 माइक्रोग्राम पर डे फ्रॉम सप्लीमेंट्स और फोर्टिफाइड फूड्स, मतलब इनमें टोटल 800 माइक्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि यहाँ पे ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, इस वजह से 400 माइक्रोग्राम पर डे इनकी इस तरह का रिक्वायरमेंट है, प्लस 400 माइक्रोग्राम पर डे फ्रॉम सप्लीमेंट्स और फोर्टिफाइड फूड्स। फीमेल जिनका एज 50 से ज़्यादा है उनको 400 माइक्रोग्राम पर डे। डाइटरी सोर्स, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीवर, नट्स एटसेट्रा। फंक्शन ऑफ फोलेट, फोलेट का फंक्शन क्या क्या है, ये सिंथेसाइज करता है DNA, RNA और उनके रिपेयर में। एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। ये प्रोड्यूस करता है मैच्योर रेड ब्लड सेल। इम्पॉर्टेंट होता है इन प्रेग्नेंट वुमेन में टू प्रिवेंट मेजर बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ बेबीज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट वुमेन में, रेड ब्लड सेल के मैच्योरेशन में, सेल डिवीजन में, ग्रोथ में, DNA की सिंथेसिस में, RNA की सिंथेसिस में और रिपेयर में। फोलेट डेफिशिएंसी, फोलेट की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, तो उसी सेम जैसे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी थी, इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, अल्कोहलिज्म, inadequate absorption due to tropical sprue, some drugs like phenytoin, barbiturates, methotrexate, इन ड्रग्स की वजह से भी फोलेट की डेफिशिएंसी होने लगती है। हीमोडायलिसिस या हीमोलाइटिक एनीमिया, इन कंडीशंस में भी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होने लगती है। ट्रीटमेंट क्या है, इंटेक हाई करना सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका ट्रीटमेंट। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नट्स, मीट ये सब ज़्यादा कर लेता है पर्सन, तो उनमें फोलिक एसिड अच्छे से पहुंचता है। या फिर हम रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ कर सकते हैं 5 mg पर डे फॉर 2 to 4 मंथ्स। या फिर फोलिनिक एसिड 15 mg पर डे यूज इन पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट विद मेथोट्रेक्सेट और ट्राइमेथोप्रिम। ऐसे पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट मेथोट्रेक्सेट या फिर ट्राइमेथोप्रिम के से चल रहा है, उन पर्सन को फोलिक एसिड कंपलसरी है देना, तो उनमें हम फोलिनिक एसिड 15 mg पर डे यूज़ करते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यहाँ पर विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी हो रही है, इस वजह से ये एनीमिया कॉज हो रहा है, क्योंकि रेड ब्लड सेल कम्प्लीटली मैच्योर नहीं हो पा रहा है, जिससे उसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है। और जब उसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, जिसे हम एनीमिया कहेंगे। तो इस तरीके से विटामिन B12 और फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आरबीसी के मैच्योरेशन में, और उनकी कमी से एनीमिया हो रहा है।